डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा ने ये कहा है कि जो भाजपा शीर्ष नेतृत्व है उसने जो ये गलत फैसला लिया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो पार्टी के वरिष्ठ और बड़े आदरणीय नेता हैं और उनका बयान कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। रोज़ उनके विचार बदलते रहते हैं और मुझे उम्मीद है समय आने पर उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, क्योंकि 36 कौम में ने भारतीय जनता पार्टी परिवार ने सदैव उनका मान सम्मान रखा और काफ़ी आगे बढ़ाया है। और अब उन्हें नए नेतृत्व को, यहाँ स्थानीय व्यक्तियों को मौका देना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ये लगे कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसा उनके चरित्र से मेल नहीं खा रहा। सर, जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि इसमें आपकी जो टिकट जो हुई है उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बगैर सिर पैर का एक आरोप है और मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसे आरोप लगाने वालों को प्रमाण साथ में देना चाहिए और मुझे तो ये शक होता है कि जिस तरह से वो कंटिन्यू 12-13 बार पहले टिकट लाए हैं, तो अब किन रास्तों से वो लाए हैं ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। बाकी मेरा जो टिकट का चयन हुआ है ये बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और पार्टी ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और सर्वे में मेरिट में रहने की वजह से होना चाहिए। और इस तरह के आरोप मिथ्या, निराधार, काल्पनिक और झूठे। सर, उन्होंने एक बात ये भी कही है कि आप ये जो शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर भाई जातिवाद का भी उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई जातिवाद भी इसमें चला है, तो ये कहाँ तक सत्य है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों को, सभी वर्गों को संपूर्ण सम्मान है और सभी वर्गों से 36 कौम से ये पार्टी बनती है। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व में राजस्थान में किस समाज का हिस्सा नहीं है? ओबीसी समाज से हमारे भूपेंद्र जी यादव जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, केंद्र में बड़े मंत्री हैं। कैलाश जी चौधरी बड़े मंत्री हैं। दूसरी तरफ हमारे एससी समाज के बड़े चेहरे अर्जुन जी मेघवाल देश के कानून मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत मंत्री हैं और अश्वनी जी वैष्णव जो बहुत योग्य और काबिल अधिकारी भी रहे हैं और मोदी जी के आग्रह पर वो सेवा दे रहे हैं अपनी केंद्र सरकार में और पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह के आरोप लगाना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। ये तथ्यों से परे बात करते हैं और एक सनसनी फैलाने के लिए समाचार नए नए प्रस्तुत करते रहते हैं। और मैं तत्काल प्रभाव से जाना था बानसूर में, जब से आ गया और एक छोटे से टेलीफोन पर हमारे मित्रों ने, कार्यकर्ताओं ने, कराना की जनता ने पलक पावड़े बिछा दिए और बहुत जल्दी के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में सब यहाँ उपस्थित हुए, मेरा स्वागत किया। मैं आभारी हूँ। आपके बीच में 40 सालों से मैं काम करता हूँ। मैंने मेरे जीवन में राजनीति खूब रहा, पर कभी एक नए पैसे की चोरी नहीं की। ना पैसे खाए, ना किसी को खाने दिए, ना बेईमानी होने दी, ना बाजारों में गोली चलने दी, ना बाजारों को लूटने दिया, गांव बस्ती को नहीं लूटने दिया और सख्त प्रशासन को सख्त रखा और सब ईमानदारी से काम हुआ। गांव का विकास हुआ। कराना गांव की स्थिति मेरे से पहले कोई कह नहीं सकता कि ये गांव कराना है। ये लोग पुराना गांव था कराना और एक टुकड़ करके मेरे ख्याल से हमारे यहाँ के सेठ साहूकार भी काम के अभाव में बाहर निकल गए, क्योंकि चारों तरफ कोई काम धंधा तो यहाँ बचा नहीं था। और वापस हमने कराना गांव में सड़क बनाई
और ये जो नदी का जो पार्ट था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना हुआ था, इसमें पुलिया बनाया, ब्रिज बनाया, स्कूल खोला, दुनिया भर का जो बिजली का लाया, मैं जो काम ग्रिड भी यहाँ लेके आया, मैंने जो काम होने चाहिए थे वहाँ सब काम मैंने तत्काल प्रभाव से किए। सबसे बड़ी बात, ना चोरी की, ना हमने कराई, ना खाने दिया किसी को, ना हमने खाया। और अब देख लो, जो बगीचा हमने फूलों का लगाया था, वो बगीचा उजाड़ दिया। चोरी यहाँ हो रही है, डकैती यहाँ हो रही है, थानों में जाओ तो लूट खसोट, कचहरी में जाओ तो लूट खसोट, बिजली के दफ्तर में जाओ तो लूट खसोट, PWD के दफ्तरों में जाओ तो लूटने वाला राजा। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि राजा जब लुटेरा होगा तो लूटने वालों की कमी नहीं रहेगी और दोनों हाथों से लूटेंगे। और लूट जब ऐसे राजा को जब तक हटा नहीं दोगे, राज को हटा नहीं दोगे, तब तक अच्छा शासन व्यवस्था आ नहीं सकती। अब मौका आ गया, अब इस राज को बदलो। इस राज में दोनों हाथों से लूट हुई है। और हमारी जो आज़ाद जनता पार्टी है, आज़ाद पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद दलित वर्ग से आते हैं और हिंदुस्तान का नामी, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में युवाओं में जिनका गिनीज बुक में नाम है, जो लीडर और बहुत ही ताकतवर और ताकत से लड़ने वाला बहादुर एक युवक है, जिसने आज़ाद पार्टी का बागडोर अपने हाथ में संभाली। प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसके नाम से डरते हैं, क्योंकि वो उस आदमी में सबसे बड़ी खासियत है कि गरीब का साथ देता है और गरीब का जीवन कैसे ऊंचा उठे उसके लिए लड़ाई लड़ता है, चाहे गरीब किसी भी जाति का हो। ये जरूरी नहीं है कि दलित ही गरीब है, दलित के अलावा जनरल कास्ट में भी गरीब है। क्योंकि जनरल कास्ट का जो ड्राफ्ट बनाया और जो ड्राफ्ट लोकसभा में जिन लोगों ने उस ड्राफ्ट को पढ़ा, तो चंद्रशेखर जी का बनाया हुआ ड्राफ्ट था कि ऊपर की कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनका भी रिजर्वेशन किया जाए। ये चंद्रशेखर जी ने तय किया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज गरीब के हक की लड़ाई लड़ने वाले कोई नहीं रहे। वोट मांगने के लिए तो गरीब के साथ हो जाते हैं, वोट लेने के बाद महलों में सोते हैं और पीछे से लूटती उन्हीं का शोषण करते हैं। तो हमारी ये जो पार्टी है, ये सबकी पार्टी, 36 बिरादरी की पार्टी है, एक बिरादरी की नहीं 36 बिरादरी की पार्टी है। बहुत से लोग भ्रम फैलाते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं कि ये दलित की पार्टी है। दलित की पार्टी नहीं है। दलित के पार्टी में पैदा हुआ एक इंसान जो 36 बिरादरी का भला सोचता हो, ये उसकी पार्टी। सारी 36 बिरादरी का भला सोचती है। लोकसभा में जो अगड़ी जातियों का, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपके कई जातियाँ आती है अगड़ी जातियों, उनमें गरीबों का आरक्षण का ड्राफ्ट किसने बनाया? चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया गरीबों। ये तो ये ऐसी पार्टी का नेता है और संघर्ष करता है, और किसी काम के पीछे अगर कोई दुष्टता करते हुए उसको नजर आ गया, सुन लिया, उसी का पीछा करता है। गरीब को हमेशा सहारा देता है। गरीब का सहारा, ये गरीब का सहारा है भाई, उस आदमी की पार्टी है। और मैं आपके बीच में कार्यकर्ता की हैसियत से बरसों से काम करता आया हूँ। मैंने भी कभी लूट नहीं की, और अब की बार मौका दो, वरना तो चमन उजड़ गया और ये चमन बहुत बुरा हाल हो जाएगा, जीना मुश्किल कर देंगे ये लुटेरे। जिस आदमी को पैसे का लालच हो, महात्मा गांधी के चित्र को जेब में धरने का जिसको लालच हो, वो तरक्की नहीं कर सकता। बहुत से कैंडिडेट हम में से ऐसे हैं जो कोई मूंगफली की दुकान कर रखी थी क्या, या कोई गुड़ तेल शक्कर बेचते थे क्या धंधा था इनका? आज अरबपति बन गए। ये कहाँ से बन गए? ये शोषण करने से बने। आपका पानी का महकमे का पैसा किसने खाया? 32,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, उसमें कौन शामिल है?
आप सबको पता है। इन घोटाला मास्टरों को हटाओ। कांग्रेस की कैंडिडेट बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी का कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट जिसमें पैदा नहीं हुआ, जिससे पहले आरोप लग रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष, बेखौफ, बुलंद आवाज। पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा ने बसपा और दीनदयाल उपाध्याय को बताया एक विचारधारा। विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर आए पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा ने बसपा और दीनदयाल उपाध्याय को बताया एक विचारधारा। डॉक्टर शर्मा ने कहा, बसपा गरीबों का हित चाहती है, चाहे वे अगड़े हों या पिछड़े, या अनुसूचित जाति या जनजाति। उन्होंने कहा कि बसपा नेत्री बहन कुमारी मायावती ने दीनदयाल उपाध्याय के बाद भारत में सबसे पहले गरीब अगड़ों को आरक्षण देने के लिए अपने शासनकाल में विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। आज उन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से गरीब अगड़ों को आरक्षण मिला है। यदि मुझे बसपा ने टिकट दिया तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि साहब कांशीराम ने भी सबसे पहले नारा लगाया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा और बसपा की विचारधारा में कोई अंतर नहीं समझता। आज की भाजपा वह भाजपा है जो संसद में तो आनन फानन में महिला आरक्षण बिल लेकर आ गई, पर लागू 2029 में होगा। हमने सोचा संविधान संशोधन हो रहा होगा, पर ढाक के 3 पात 500 की जनता मुझे जो आदेश देगी मैं उसकी पालना करूंगा। और यदि उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ो तो ही चुनाव लड़ूंगा। मुझे यदि बसपा ने इस योग्य समझा कि मैं अपनी जगह सही हूं और अपने टिकट दिया तो मैं बसपा के निशान पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे बानसूर की जनता की पीड़ा देखकर बड़ा दुख होता है। काश मैं राजनीति में क्यों आया। यदि पीड़ितों की आवाज़ ही नहीं उठा सका तो मेरा जीवन बेकार है। पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपासक हूँ। मैं उनकी थ्योरी को लेकर साथ चलता हूँ, गरीब को गणेश मानकर। बसपा का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मत एक है, गरीब को उत्थान करना। उन्होंने गरीब के लिए, बहुजन समाज के लिए, सबके लिए काम किया। और वो मायावती एक ऐसी नेता है, नेत्री है, जिन्होंने अगड़ी जातियों को, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस तरह के बड़े लोग आते हैं, उनमें भी जो गरीब है, उन्होंने उस समुदाय में से गरीब को निकाला। और उनके लिए सबसे पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जब वो मुख्यमंत्री, सबसे पहले रेजुलेशन पास करके भारत सरकार को भेजा कि अगड़ी जातियों के गरीबों को भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ऐसी नेत्री की अगर हमको टिकट मिलती है भगवान की कृपा से या नेत्री की कृपा से या जनता की कृपा से, तो हम शहर से ले लेंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं। चुनाव की बात चलती है, फिर व्यापारी अपना व्यापार से संबंधित बात करता है और उसका दिल लगता है राजनीति की बात करने। व्यापारी अपना व्यापार छोड़ करके राजनीति में रुचि लेने लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है और नई सरकार बनने के लिए युवक, महिला, पुरुष सब तैयार है। और मैं समझता हूँ कि नवंबर में इसकी बड़ी परीक्षा होने जा रही है और दिसंबर में उसका परिणाम घोषित हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो गलत टिकट वितरण से जो चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है, कार्यकर्ता त्राहिमाम कर रहे हैं, उसका सीधा सा कारण है सब जो बड़े नेता थे जिनके हाथ में टिकट का दायित्व था, उन्होंने अपने जात बिरादरी को, अपने धन व्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया और कार्यकर्ताओं का हक मार दिया। मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी 1 महीने पहले जिसको ये लग रहा था कि कांग्रेस की विफलताओं के कारण और बीजेपी निश्चित तौर पर राज बनाने जा रही है, आज हालत लड़खड़ा गई है। सबसे खराब स्थिति है तो बीजेपी की है। चारों तरफ जो टिकट दिए गए सांसदों को दे दिए गए, वहाँ के कार्यकर्ता डरे रह गए। हमारे ज़िले में भी देखो कि वहाँ भिवाड़ी में बहुत भारी शोर शराबा हुआ और वातावरण बड़ा। ऐसे जयपुर में जहाँ जहाँ सांसदों को टिकट दिया वहाँ पर जनता ने उसका विरोध किया है, इससे परिणाम की कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। और टिकट गरीब आदमी, गरीब कार्यकर्ता कहीं दिया ही नहीं, गरीब का हक मार करके और बीजेपी जैसे संगठन में ठाडे आदमी को टिकट दिया गया, बिरादरी
जात बरादरी भी वहाँ चली, पैसा भी चला, सब चला। तो बहुत बुरा हाल है। इससे मैं नहीं समझता कि आगामी जो सरकार बनेगी वो कोई स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर आगामी सरकार जो बनेगी, जो 93 में जो मिली-जुली सरकार बनी थी कोलिशन गवर्नमेंट, अब की बार निश्चित कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रति जनता का मोह भंग है। उनके कार्यकाल में जो गुंडागर्दी, बदमाशी, चोरी, लूटपाट जो हुई है, उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस से जनता रुष्ट है और बीजेपी के टिकट बंटवारे से रुष्ट है। निर्णय करेगी अच्छे कैंडिडेट को। ऐसी स्थिति में जनता स्वयं निर्णायक दौर से गुजरती है और स्वयं निर्णय करेगी कि किस अच्छे व्यक्ति को वोट दिया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टियों का गणित गड़बड़ा रहा है और सरकार निर्दलियों के आधार पर सरकार बनेगी। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नेतृत्वहीन रही और विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पाई। रैलियों में भी भीड़ नहीं थी और अभी जो परिवर्तन यात्रा की रैली हुई वो भी जीरो रही, बानसूर की तो सुननी रही, आपको पता है। इसलिए उनको ये सोच करके कि सांसद जरूर जीत आएंगे तो सांसदों को टिकट, ये डिक्टेटरशिप की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि हाईकमांड इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अच्छा चेहरा जिसको जनता चाहती है उसको भी पहली सूची में नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि कोई दिल्ली में बैठा व्यक्ति ही अपनी मनमर्जी से सरकार चलाए। मित्रों, गाँव से फोन आ रहे हैं कि आप चुनाव लड़ना और बार बार मुझे कह रहे। हमने कहा क्यों? उनके प्रत्याशी गले नहीं उतर रहे। जो प्रत्याशी गले नहीं उतर रहे तो वो डिमांड करते कि आप आओ, आपको हमने पजोका हुआ है। अभी महेंद्र सिंह यादव ने भी एक मीटिंग की, उसमें भी कार्यकर्ता ये कह रहे थे, मतलब जिनको टिकट मिला उनको कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा, कोई स्वीकार नहीं कर रहा। वो तो टिकट प्राप्त कर लिया, रिजेक्ट भी हो गए टिकट। तो 42 टिकट, 41-42 टिकट आए सामने। आगे टिकट आएंगे तो उनको देखकर विश्लेषण करके मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन माहौल और हाल पूरे राजस्थान में बहुत खराब है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ आम कार्यकर्ताओं बड़ी बगावत। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा पहली बार हुआ है। एक तरफ तो महिला रिजर्वेशन की बात कर रहे थे बड़े जोर शोर से और स्पेशल सेशन बुलाया, तो हमने कहा कि बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आने वाला है या संविधान में कोई संशोधन होने वाला है, और परिवर्तन आया तो बोल टाइम फिक्स, कुछ हुआ ही नहीं। अब कहते हैं कि जो आरक्षण महिलाओं में जो चाव चढ़ा था, लास्ट वाले दिन वो चाव निकल गया तो 29 में आएगा। 29 में कौन, 29 है ना, 29 में आएगा तो उसमें कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन क्या व्यवस्था होगी। आप आगे के भविष्य के अभी से जो घोषणा कर दी तो कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं। नंबर 2, हमने तो आज तक देखा है महिला पक्ष घर का काम तो मोदी जी का कहीं नजर नहीं आया। हाँ, महिलाओं के खिलाफ मोदी जी बहुत है, इसके उदाहरण है। वसुंधरा जी को खुदे लाइन लगा दिया, ममता बनर्जी को खुदे लाइन लगा दिया, आई समझ में, मायावती जी को चुप करके बैठा दिया। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। उनके परिवार में बेचारे बुरी स्थिति में जी रहे सब लोग। तो ऐसा योग भी तो हमने पहली बार देखा है। जितने भी महान हस्तियां हुई उन्होंने सबने अपने परिवार का ध्यान रखा। भगवान राम ने परिवार का ध्यान रखा, भगवान कृष्ण ने परिवार का ध्यान रखा, भगवान परशुराम ने परिवार का ध्यान रखा। जितने भी भगवान हुए, देवी देवता हुए, उन्होंने सबने रखा। महापुरुषों ने रखा, महात्मा गांधी ने रखा, अम्बेडकर जी ने रखा। ये कहाँ से ऐसे आए जो भारत में जो निराली छवि लेकर के उनके आगे पीछे किसी को मानते नहीं, न माता को मानते न पिता को मानते।